पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटेंगे लोन। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक आज। असम बिहार में नीतीश कैबिनेट का होगा विस्तार। एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल होते ही होगा शपथ ग्रहण। केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन। कल कहा था शरणार्थी आए तो चोरियां लूट बढ़ेंगे, आज बोले हमारे हक की नौकरी उन्हें दी जाए। संदेश खाली में शाहजहां शेख के ठिकानों पर पहुंची ईडी। जमीन हथियाने से जुड़े केस में तलाशी, सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्स भी साथ। और किसानों का दिल्ली कूच। राकेश टिकैत के बेटे को रोका तो हाईवे पर हुक्का चौपाल लगाई। डासना में ट्रेन रोकने पर हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। असम बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा। एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल होते ही होगा शपथ ग्रहण। आज शाम 5 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस राज्यपाल बनेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही। समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज को बिहार में मंत्री का ऑफर मिला है। सूत्रों के हवाले से यह खबर। नीलम देवी और चेतन आनंद को मंत्री बनाया जा सकता है। राजद से प्रहलाद यादव बनाए जा सकते हैं मंत्री। कांग्रेस से आए हुए एमएलए को मिल सकती है जिम्मेदारी। तो बिहार कैबिनेट की विस्तार की यह चर्चा, सूत्रों के हवाले से यह चर्चा सामने आ रही है। राजद से प्रहलाद यादव बनाए जा सकते हैं मंत्री। तो इंडिया में सीट शेयरिंग फाइनल होते ही आपको बता दें कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। आपको बता दें आज शाम को 5 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस राज्यपाल बनेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ शहनवाज खान बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहनवाज जी, अगर बात की जाए नीतीश कैबिनेट की विस्तार की, एनडीए में सीट शेयरिंग जब का मामला अटका पड़ा था, जैसे ही सीट शेयरिंग फाइनल हुई वैसे ही अब कैबिनेट विस्तार होने की बात सामने आ रही है और आज शाम 5 बजे कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, ये लंबे इंतजार के बाद लगभग 45 दिन हो गए हैं नीतीश कुमार को एनडीए का मंत्री के रूप में शपथ लिए हुए। अब 45 दिनों के बाद ये कैबिनेट विस्तार हो रहा है। इस विस्तार का, जैसा कि आप बता रहे थे, कि मुख्य कारण वही था कि पशुपति नाथ पारस का मामला और फंसा हुआ था। इसको लेकर के चिराग और उनके बीच में सीट शेयरिंग का मामला नहीं तय हो पा रहा था और कई कारण थे जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन को ये सारी चीजें तय करनी थी। अब कल क्योंकि ये पूरा मामला जब तय हो गया है तो इसमें आज शाम 5 बजे विस्तार होगा और इसमें 2 नए नाम भी जिसकी चर्चा है। महेश्वरी जी के नाम पर चर्चा है, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, महेश्वर हजारी, इनके नाम की चर्चा है। सुनील कुमार के नाम की चर्चा है। इनको लेस्ली सिंह है। इसके अलावा जो पुराने जो मंत्रिमंडल में शामिल थे उन सबको रिपीट किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस से और जो राजद से छोड़ के जो जदयू में शामिल हुए हैं उन्हें भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। शहनवाज, एक खास बात यह है, पशुपति पारस की अगर बात की जाए, पशुपति पारस पर मामला अटका हुआ था, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो और अब मंत्रिमंडल में विस्तार की चाहे बात हो। पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पर क्या कहेंगे, क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये क्योंकि सीट शेयरिंग की जब बात
लोजपा की जब बात आई तो अब इसी को लेकर के मामला था कि पशुपति पारस इस पर अड़े हुए थे। और अब ये कहा जा रहा है कि नड्डा जी के साथ जो जेपी नड्डा जो के साथ मीटिंग हुई है उसमें ये तय किया गया है कि उनको राज्यपाल बनाया जाएगा। अब उसमें पशुपति पारस की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से अभी तक मंतव्य नहीं मिल पाया, लेकिन इस बात की चर्चा है कि उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक और अहम सवाल है शहनवाज जी, जिस तरीके से एनडीए में जब सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हुआ है, पशुपति पारस को एक सीट मिली है। अब जबकि उनको राज्यपाल बनाने की बात सामने आ रही है, तो पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से कोई सांसदी का एक टिकट पर जो उनको मिला है सीट शेयरिंग में, वो प्रत्याशी हो सकता है। ये पशुपति पारस की पार्टी की मीटिंग के बाद ही तय होगा, क्योंकि उनके पास वर्तमान में सारे जो सांसद हैं उन्हीं के पास थे। लेकिन क्योंकि इनकी पकड़ ज्यादा रही पार्टी में और ये ज्यादा तो जब चुनाव में जब जाते हैं और तय होता है इनका सीट, तो कौन एक सीट के साथ समझौता करेंगे ये तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि पशुपति पारस खुद ही सांसद हैं। उस सीट से किसको लड़ाएंगे या उस सीट को छोड़ेंगे, उसके अलावा अन्य 5 सीट पर क्या समझौता होगा, ये अभी तक बात बिल्कुल सामने नहीं आ पाई है। शहनवाज जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रहलाद यादव जो राजद से आए हैं उनको मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। राजद से आए लोगों पर मेहरबानी दिखा रही है, चाहे वो जेडीयू की बात करें या इस गठबंधन की अगर बात करें, राजद से आए हुए जो लोग हैं उन पर दांव खेला जा रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है। तो क्या इसमें टूट बड़ी वजह हो सकती है या ये लालच का है कि और भी राजद के लोग टूट के आ सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जब रिजाइन किए थे तो ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार के लगभग 5 से 10 विधायक जो है राजद में टूट कर जा सकते हैं। और उस वक्त नीतीश कुमार ने बड़ा ही रहस्यमय उनकी मुस्कुराहट थी। इस मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा था कि आप देखते जाइए आगे क्या होता है, आपके सामने आएगा मामला। और उसके बाद उसका रिजल्ट जो सामने आया, जदयू के विधायक तो नहीं टूटे, राजद के विधायक टूटकर जदयू में चले गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी, क्योंकि राजद बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी थी, अब उसमें से नवारी करने में सफल हो पाए हैं। तो एक संदेश देने का भी काम कर रहे हैं कि भाई जो राजद से टूट कर आ रहे हैं उनको भी यहाँ सम्मान मिलेगा, उनको मंत्रिमंडल शामिल किया जाए। निश्चित रूप से है। शहनवाज खान जी, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है। एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद अब कैबिनेट विस्तार होना है। आज शाम 5 बजे कैबिनेट विस्तार की चर्चा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक शाखा अमरपुर में देर रात आग की घटना सामने आई। बैंक शाखा के आसपास रहने वाले लोगों ने जलने की गंध महसूस की और धुएं को देखा, जिसकी सूचना तत्काल बैंक स्टाफ और स्थानीय पुलिस चौकी सहित नगर परिषद डिंडोरी को दी गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ पुलिस और नगर परिषद डिंडोरी के अग्निशमन दल ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। आग से हुए नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट या एसी से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आपको बता दें, ट्रेन से गुरुग्राम वासियों को सालों पुराना सपना उनका पूरा हो रहा है। डीपी गोयल व हजारों कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। सभी लोगों ने इस बहुमूल्य क्षण के साक्षी बनने पर शुक्रिया भी अदा किया। बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे गुरुग्राम जो आर्थिक राजधानी हरियाणा की है, वो राजनीतिक राजधानी, जुडिशरी की राजधानी हमारी चंडीगढ़ से ट्रेन के माध्यम से नहीं जुड़ी हुई थी। और आज वो खुशी का दिन आ गया है। बड़े भाई डॉक्टर डीपी गोयल जी ने, जो रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत लगातार प्रयास किया। गुरुग्राम की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मिला। हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनको दोबारा भाजपा का प्रत्याशी तीसरी बार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का, और हमारी बहुत ही आदरणीय बहन सुधा यादव जी का, जिनके पास हम कोई भी काम लेकर के आज तक गए हैं। अगली खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के सुपरविजन में कैलाश चंद्र बिश्नोई अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर ने बताया कि पुलिस टीम को कुछ बदमाशों की थाना क्षेत्र में उनकी संदिग्ध भूमिका होने की सूचना प्राप्त हुई थी।
इस सूचना पर अमित कुमार डीसीपी पश्चिम जयपुर के सुपरविजन में हरमाड़ा व डीएसटी जयपुर पश्चिम की संयुक्त टीमों द्वारा प्राप्त सूचना का तकनीकी पहलुओं के आधार पर अपराधियों का चिन्हीकरण कर गिरफ्तारी की गई। पुलिस टीम में प्राप्त गोपनीय सूचना पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए डीएसटी टीम को हरमाड़ा थाना इलाके में उक्त गैंग के 3 सदस्यों के होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस थाना हरमाड़ा की सहायता से हत्या के इरादे से घूम रहे व्यक्तियों जिनमें उर्वेश मीणा, कुश अग्रवाल, आकाश बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पर शहर के वार्ड नंबर 1 की जनता गंदे पानी की निकासी एवं गंदी नालियों की वजह से बेहद परेशान है। नालियां कीचड़ से पूरी लबालब हैं, तो वहीं बिना बरसात के गंदा पानी भी वार्ड वासियों की परेशानी का सबब बना हुआ है। बावजूद इसके वार्ड पार्षद और प्रशासन गहरी निद्रा में नजर आ रहा है। अपनी उक्त समस्या के बारे में जानकारी देते हुए वार्ड के लोगों ने बताया कि यह समस्या पिछले करीब 2 वर्षों से है। उन्होंने बताया कि गंदे नालों में गाय एवं कुत्ते भी कई बार गिर जाते हैं, जिनको निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। वार्ड के लोगों ने वार्ड पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद को तो वार्ड की उक्त समस्या से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद तो केवल अपनी खुद की गली से मतलब रखते हैं। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। इरफान सोलंकी मामले में आज फैसला आ सकता है। आगजनी, जमीन कब्जे जैसे मामलों पर आज सुनवाई हो रही है। महाराजपुर जेल में बंद है इरफान सोलंकी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान सोलंकी की पेशी, जबकि रिजवान सोलंकी कोर्ट में पेश होंगे। माननीय न्यायालय ने उपरोक्त फैसले में 19 तारीख की तिथि नियत की है। उस पत्रावली में फैसले के लिए इस इरफान के साथ जो 2 अन्य अभियुक्त थे, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली है, उनकी जमानतें दाखिल नहीं थी। 437 CRPC के तहत 437 के तहत वो लोग अपनी एक जमानतें दाखिल करेंगे 33,000 की। 19 तारीख फैसले उपरोक्त पत्रावली में तिथि नियत की गई। फैसले के लिए इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से तलब किया गया है। जमानत वगैरह की जो कंप्लायंस है वो की गई है, लेकिन क्योंकि इरफान महाराजगंज से नहीं आए थे और वीडियो के ऊपर फैसला नहीं सुनाना चाहते थे, इसलिए उसमें तारीख दे दिया और 19 तारीख दी है। हमें उम्मीद है कि 19 तारीख को फैसला होगा और फैसला हो जाएगा और इरफान को तलब कर लिया गया है। बस इसके बाद तारीख होगी, इसके अलावा और कोई खास बात नहीं। आज इरफान, रिजवान और उसके साथ जो लोग हैं, कई लोग मुलजिम हैं, उनका आगजनी का जो केस है उसमें जजमेंट आना था, लेकिन कोर्ट ने उसमें 19 मार्च डेट फिक्स कर दी है। 19 तारीख को उसको पर्सनली तलब किया है महाराजगंज जेल से। शौकत पहलवान को भी तलब किया है और 2 एक्यूज्ड शौकत और शरीफ की CRPC के जो सेक्शन 437A है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मैनपुरी से अगली अहम खबर है। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। पार्टी का आदेश मिला है इसलिए बदायूं जा रहा हूं। शिवपाल ने यह बात कही है। बदायूं की सीट को जीत कर आऊंगा, शिवपाल यादव ने यह बात कही है। शिवपाल यादव को इस बार बदायूं से प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी इस बार मैनपुरी में पूरा जोर लगा रही है। शिवपाल ने यह बात कही। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी जीतेंगे। बीजेपी को कई सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। शिवपाल यादव की तरफ से ये बात कही गई। हम सभी 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने मीडिया से रूबरू होकर यह बात कही कि केंद्र सरकार द्वारा CAA लागू करने पर शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इस तरीके के मामले भाजपा सामने ला रही है। सपा को सभी वर्गों का वोट हमेशा मिला है और आगे भी मिलेगा। तो सपा के महासचिव
शिवपाल यादव ने अपनी बात रखी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर है, नायब तहसीलदार के विरोध में अधिवक्ताओं का हल्ला बोल नजर आया है। अधिवक्ताओं ने तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन किया है। नायब तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। आपको बता दें, अनाधिकृत रूप से कोर्ट चलाए जाने पर नाराज अधिवक्ता, सालून तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। तो नायब तहसीलदार के विरोध में अधिवक्ताओं ने हल्ला बोल किया है। अधिवक्ताओं ने तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन किया है। नायब तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे भी अधिवक्ताओं ने लगाए हैं। अनाधिकृत रूप से कोर्ट चलाए जाने पर नाराज अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले यह प्रदर्शन किया है। नायब तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे भी अधिवक्ताओं ने लगाए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, ममता बनर्जी के द्वारा कानून को सांप्रदायिक कहने पर, सीएए कानून को सांप्रदायिक कहने पर कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी खुद सांप्रदायिक बन गई हैं। अगर वह सच्ची सेकुलर होती तो उन्हें बताना चाहिए कि सीएए कानून में बुराई क्या है। सारा विपक्ष कंफ्यूज है, वह बात नहीं कर पा रहा है। सीएए कानून में गड़बड़ क्या है। बनर्जी खुद सांप्रदायिक बन गई हैं। अगर वो सच्ची सेकुलर होती तो उन्हें ये बताना चाहिए कि सीएए कानून में बुराई क्या है। सारा विपक्ष कंफ्यूज है, वो ये बता ही नहीं पा रहा कि इस कानून में गड़बड़ कहाँ है। वो खुद कह रहे हैं कि ये कानून, सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सीएए में भारत में जो पैदा हुआ है, जो भारत का नागरिक है, वो प्रभावित नहीं होगा। ममता बनर्जी इस बीच रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। रायबरेली से यह अहम खबर, तहसील प्रशासन से आहत धरने पर बैठा युवक। रायबरेली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम के खिलाफ युवक का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो रायबरेली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर युवक का प्रदर्शन जारी है। सदर तहसील क्षेत्र के पूरे सैदनपुर का यह पूरा मामला है। तहसील प्रशासन से आहत होकर धरने पर बैठा है युवक। रायबरेली से ये खबर, तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन के साथ धरने पर बैठा है युवक। एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठा है। जमीनी विवाद को लेकर युवक का प्रदर्शन सामने आया है। धरना अकेले ही धरने पर बैठा है ये युवक। सदर तहसील क्षेत्र के सैदनपुर का यह पूरा मामला है। तो रायबरेली से हम खबर आपको दिखाने, तहसील प्रशासन से आहत व्यक्ति धरने पर बैठा है। एसडीएम के खिलाफ युवक का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जमीनी विवाद को लेकर युवक का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से अहम खबर, सदर तहसील क्षेत्र के पूरे सैदनपुर का यह पूरा मामला है। युवक धरने पर बैठा है। एसडीएम के खिलाफ तहसील प्रशासन से आहत धरने पर बैठा है यह युवक। एसडीएम के खिलाफ युवक का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस वक्त की अहम खबर, जमीनी विवाद को लेकर युवक का प्रदर्शन सामने आया है। इस वक्त की अहम खबर रायबरेली से आपको दिखा रहे हैं। सदर तहसील क्षेत्र के पूरे सैदनपुर का यह पूरा मामला है। एसडीएम के खिलाफ युवक का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सदर तहसील क्षेत्र के पूरे सैदनपुर का यह पूरा मामला है। व्यक्ति तो हमारे संवाददाता केशव रायबरेली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, एक युवक तहसील में एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठा है, क्या है पूरा मामला? केशव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
जमीनी विवाद को लेकर के पीड़ित का आरोप है कि एसडीएम के द्वारा जो है कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसमें एसडीएम से आहत होकर के युवक जो है तहसील परिसर में धरने पे बैठा है और अपनी न्याय की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर के जो पीड़ित है वो आए दिन तहसील एसडीएम से मुलाकात कर रहा है, पुलिस से मुलाकात कर रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है, जिससे पीड़ित युवक जो है आज धरने पे बैठा हुआ है और उसने न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो उच्च अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो या डीएम हो, इस पूरे मामले को लेकर के वो कैमरे के सामने अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। केशव, इस व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? अधिकारियों से इतना आक्रोशित क्यों है ये? देखिए, बिल्कुल बताया जा रहा है कि पीड़ित लगातार जो है जमीनी विवाद को लेकर के एसडीएम से मुलाकात कर रहा है, लेकिन वहीं अगर प्रशासन की माने तो इसका पूरा जो मामला है वो अभी कोर्ट में विचाराधीन, इससे कारण जो है अभी उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पीड़ित जो है लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहा है और एसडीएम की अगर माने तो एसडीएम जो है बता रहे हैं कि जो है ये पूरा मामला तहसील में है, इसलिए जो है अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन कैमरे के सामने ना ही एसडीएम कुछ भी बोलने को तैयार है और ना ही इस पूरे मामले को लेकर के डीएम कैमरे पे आने को तैयार है। जी हाँ, निश्चित रूप से केशवानंद शुक्ला, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें, अधिकारियों से आहत ये व्यक्ति धरने पर बैठा है। इस बीच अमेठी से अगली अहम खबर सामने आ रही है। अमेठी से यह अहम खबर, बच्चों के खेल में खूनी संघर्ष सामने आया है। अमेठी से इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्रिकेट खेल रहे बच्चे आपस में भिड़े हैं, जिसके बाद अब खूनी संघर्ष सामने आया है। बच्चों की लड़ाई में परिजन आपस में भिड़े। अमेठी से इस वक्त की ये बड़ी खबर, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने सभी घायलों को सीएससी में पहुंचाया है। इस वक्त की अहम खबर आपको अमेठी से दिखा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। जायस थाना क्षेत्र के कांचना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जनपद अमेठी से अहम खबर, बच्चों के खेल में यह खूनी संघर्ष सामने आया है। क्रिकेट खेल रहे बच्चे आपस में भिड़े हैं, उसके बाद इन बच्चों के परिजन आपस में भिड़ गए। बच्चों की लड़ाई में आपस में भिड़े परिजन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लगभग आधा दर्जन लोग इस आपसी झड़प में घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने इन लोगों को सीएससी में भर्ती कराया है, सभी घायलों को। दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिनको नजदीकी सीएससी में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। यह अहम खबर अमेठी से आपको दिखा रहे हैं। और रणविजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणविजय, बच्चों का खेल पारिवारिक विवाद में बदल गया और इस दौरान आधा दर्जन से लोग घायल हुए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये बच्चों के खेल को लेकर शुरू हुआ था, जहाँ पे गाँव के ही कुछ बच्चे थे जो आपस में क्रिकेट का खेल खेल रहे थे। उसी दिन जो है बच्चे आपस में भिड़ गए, तो जिसको लेकर परिजनों में बहस होने शुरू हो गई। उसके साथ जमकर लाठी डंडे चलेगी। रणविजय, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि बच्चों के खेल में परिजन आपस में भिड़े हैं और इस दौरान आधा दर्जन लोग भी घायल हुए हैं। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। पाइप डालने के दौरान हादसा हुआ है। आपको बता दें, आगरा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पाइपलाइन डालते वक्त ये हादसा सामने आया है। मकान ध्वस्त हुआ है। मासूम की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 साल की मासूम की मौत हुई है, जबकि मां की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आगरा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर मलबे को हटाने के लिए मलबे को हटाया जा रहा है। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के उंतगिरी गांव का यह पूरा मामला है। तो पाइपलाइन डालते वक्त बड़ा हादसा हुआ है। मकान गिरा है। इस दौरान एक मासूम की दबकर मौत हुई है, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुई है। तो पाइप डालते वक्त ये बड़ा हादसा सामने आया। आगरा से ये अहम खबर।
मकान ध्वस्त हुआ है। इस दौरान एक मासूम बच्ची की मौत हुई है, जबकि एक महिला उस मासूम बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल हुई है। 2 साल की मासूम की मौत हुई है और मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर मलबे को हटाया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा मलबे हटाने की तैयारी की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जमीन विवाद को लेकर किसान की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े किसान की हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक किसान के परिजनों के तहरीर पर हत्या का केस भी दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सीओ सिटी अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जहां पड़ताल के बाद मृतक राम सूरत यादव के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम देवरी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जो मृतक था उसके ऊपर कुछ चोटें का निशान था और गले में कुछ निशान था। उसको पंचनामा की कार्रवाई करते हुए उसको पोस्टमार्टम के लिए उसको मर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। पूरे घटनास्थल का गहनता से छानबीन किया जा रहा है। फील्ड यूनिट भी मौके पर है और फोर्स भी यहाँ पर मौके पर है। सभी तथ्यों को गहनता से छानबीन की जा रही है। जो तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। देखिए, पुलिस को सूचना अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर जिले में 2122 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनवाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। देश तेजी से बदल रहा है। डबल इंजन की सरकार लोगों को लाभ भी पहुंचा रही है। 56 लाख गरीबों को आवास की सुविधा मिली है। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, अराजकता नहीं है। युवाओं को नौकरी दी जा रही है। पहले नियुक्ति निकलती तो थी, चाचा भतीजा की सरकार में लूट मच जाती थी। मुख्यमंत्री योगी बृहस्पतिवार को अकबरपुर के सिविल लाइन स्थित सभा स्थल पर जिले के लिए 2122 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब बिना भेदभाव के प्रदेश में सरपट विकास दौड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहाँ पे हमने गरीबों को, किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच एटा से अहम खबर सामने आ रही है। एटा से यह अहम खबर सामने आ रही है। 2 पक्ष से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चक्रोड के विवाद में यह मामला सामने आया। चक्रोड काटने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष सामने आया है। दोनों पक्ष से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने खून से लथपथ घायलों को अस्पताल भेजा है। चक्रोड काटकर टीन शेड बनाने का आरोप लगाया गया है। चक्रोड काटने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर, नींव भरने से रोकने पर जमकर मारपीट हुई है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेश ईटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, दो पक्षों में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है, चक्रोड काटने का ये विवाद बताया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें चक्रोड काटने को लेकर दो पक्षों के बीच बहुत बड़ा खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इसने उन सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहीं एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं ये मामला पूरा चक्रोड काटकर एक पक्ष नींव भर रहा था, वहीं दूसरा पक्ष इस पर प्रत्यारोप लगा रहा था। जी ज्ञानेश, घायलों की हालत कैसी है अभी? जी बिल्कुल, गंभीर रूप से घायल हुए सभी मतलब घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां पर उनका उपचार निर्माणाधीन है। ज्ञानेश, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गंभीर रूप से 9 लोग घायल हुए हैं। दो पक्षों के इस विवाद में चक्रोड काटने को लेकर यह मामला सामने आया, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार चल रहा है सभी 9 घायलों का। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, विधान परिषद से जुड़ी यह अहम खबर। तो यूपी विधान परिषद से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से यह खबर। सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए हुए हैं। बीजेपी से 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दें सपा से 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यह बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। यूपी विधान परिषद से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से 7 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से 3 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव की 10 सीटों पर निर्विरोध ये चुनाव संपन्न हुआ है और कुछ ही समय के बाद इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा सभी जीते हुए प्रत्याशियों का। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, बीजेपी से 7 और सपा से 3 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, कुल 10 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से नामांकन शुरू हुआ था और नामांकन के अंतिम डेट तक जो है सिर्फ 13 ही प्रत्याशी नामांकन कर पाए। उसके बाद जो उनके कागजों की जो जांच होती है वो जांच की गई, उसमें सभी कागज वैध पाए गए। जो अंतिम तिथि जब खत्म हो गई तो कयास लगने लगे थे कि अब जो है चुनाव नहीं होगा। वहां पे जो है अब क्योंकि जो सीटें हैं वो लगभग जो है सबके खाते में जितनी है उतनी पहुंच चुकी हैं और कोई एक्स्ट्रा प्रत्याशी नहीं जो कि चुनाव हो। और अब उसी को देखते हुए जो है वैध कागज पाए गए उनको सबको निर्विरोध घोषणा कर दी गई है और इनको जो है कल बुला के जो सर्टिफिकेट होता है वो जल्द ही दिया जाएगा। हाँ कौशलेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। यूपी विधान परिषद से जुड़ी यह अहम खबर, सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। भाजपा से 7 जबकि समाजवादी पार्टी से 3 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। सपा से 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपको बता दें 10 प्रत्याशी इस चुनाव में 10 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें 7 बीजेपी से प्रत्याशी थे और 3 समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे। कोई अतिरिक्त प्रत्याशी न होने से सभी 7 बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। कल इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नाहिल गांव में उससे पहले दिल्ली से यह अहम खबर सामने आ रही है। अधीर रंजन ने बताए नए चुनाव आयुक्तों के नाम। आईएएस ज्ञानेश कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। पंजाब के सुखबीर संधू का भी नाम तय किया गया। अधीर रंजन ने इन नामों का खुलासा किया। नए चुनाव आयुक्तों को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली से यह खबर आपको दिखा रहे हैं।
अधीर रंजन ने बताए हैं नए चुनाव आयुक्तों के नाम। ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए। सुखबीर संधू 2021 में उत्तराखंड के मुख्य सचिव बनाए गए। तो दिल्ली से यह अहम खबर, नए चुनाव आयुक्तों को लेकर यह बड़ी खबर। चुनाव आयुक्तों के नाम का ऐलान अधीर रंजन ने किया है। अधीर रंजन ने बताए हैं नए चुनाव आयुक्तों के नाम। आईएएस ज्ञानेश कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। अधीर रंजन ने नाम का खुलासा किया। पंजाब के सुखबीर संधू का भी नाम सामने आया है। नए चुनाव आयुक्तों को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। अधीर रंजन ने बताए हैं नए चुनाव आयुक्तों के नाम। ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं, जबकि सुखबीर संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, नए चुनाव आयुक्तों को लेकर यह बड़ी खबर। अधीर रंजन ने बताए हैं नए चुनाव आयुक्तों के नाम। आईएएस ज्ञानेश कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। अधीर रंजन ने नाम का खुलासा किया है। पंजाब के सुखबीर संधू का नाम भी तय माना जा रहा है। नए चुनाव आयुक्तों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अधीर रंजन ने बताए नए चुनाव आयुक्तों के नाम। ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, अधीर रंजन ने चुनाव आयुक्तों के नाम उन्होंने खुलासा किया है। नामों का ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय से रिटायर हुए थे। इसके अलावा सुखबीर संधू जो उत्तराखंड के सचिव पद से रिटायर थे। आपको बता दें अब नए चुनाव आयुक्तों की घोषणा हो गई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी मैं बता दूं, अभी जो नए चुनाव आयुक्तों की जो अपडेट हुई है वो अभी उसमें नाम अभी किसी के नाम नहीं खोले हैं। और ये मैं बता दूं आपको, जो पुराने चुनाव आयुक्त के उपभोक्ता थे उन लोगों को अभी थोड़े दिन के मतलब इस चुनाव आयोग से हटा दिया गया है। और उसी के साथ साथ जो नए चुनाव आयोग के उपयुक्त करार किए गए हैं उनके नाम अभी चुनाव आयोग ने खोले नहीं है। जैसे ही चुनाव आयोग उनके नाम खोलेगा उसके बाद ही कोई अपडेट में यहाँ से मिल पाएगी। जी हाँ प्रवीण, ज्ञानेश कुमार का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा सुखबीर संधू का भी नाम सामने आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी मैं बता दूं आपको, जैसे कि ज्ञानेश जी का नाम आ रहा है और सुखबीर जी का नाम जो सामने आ रहा है, ये पहले भी चुनाव आयोग में रह चुके हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों को दोबारा चुनाव आयोग ने किया है। और उसी के साथ साथ इनको अब इसीलिए निश्चित रूप से प्रवीण, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी नामों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नाम सामने जरूर आए हैं। इन नामों के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये नाम हो सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रैक्टर ट्राली से दुर्घटना हुई है। आपको बता दें ट्रैक्टर ट्राली को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। केवल कृषि कार्यों में उपयोग हो ट्रैक्टर ट्राली, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। ईंट बालू जैसे सामान को ढोने पर ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ट्रैक्टर ट्राली से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। फिरोजाबाद के अराव में ट्रैक्टर ट्राली से हुई मौत। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फरमान जारी किया हाईकोर्ट ने। जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने अर्जी खारिज की है।
तो प्रयागराज से अहम खबर, ट्रैक्टर ट्राली से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया है। हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। ट्रैक्टर ट्राली को लेकर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश, केवल कृषि कार्यों में उपयोग हो ट्रैक्टर ट्राली। ईंट बालू जैसे सामान को ढोने पर भी लगे रोक। तो ट्रैक्टर ट्राली से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया है। फिरोजाबाद के अरांव में ट्रैक्टर ट्राली से हुई थी दुर्घटना, जिसके बाद आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फरमान जारी किया। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी सामने आई है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने अर्जी खारिज की है। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नाहिल गांव में 100 से ज्यादा हिंदू परिवारों, माफ कीजिएगा, हिंदू मंदिरों की सांस्कृतिक विरासत है। इन्हीं मंदिरों की वजह से इस गांव को छोटी काशी भी कहा जाता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले के नाहिल गांव में 100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों की सांस्कृतिक विरासत है। इन्हीं मंदिरों की वजह से इस गांव को छोटी काशी भी कहा जाता है। नाहिल गांव के कोने कोने में मंदिर है। इस गांव का सबसे पुराना मंदिर रघुनाथपुरी है, जो तकरीबन 500 साल पुराना माना जाता है। मान्यता है कि यहीं देवराज इंद्र ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। हर पूर्णमासी को, अमावस को बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। इसकी ये विशेषता है कि यहाँ पर आप मनोकामना जो मांगते हैं उसका बहुत जल्दी, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर शाम को आज बहुत बड़ा भव्य आयोजन है शिव सेवा समिति के बच्चों के द्वारा। इन प्राचीन मंदिरों में रोजाना दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालु पूजा करने पहुँचते हैं। छोटी काशी के नाम से इसे छोटी काशी कहा जाता है। हमारे गांव में बहुत करीब लगभग समथिंग 80-85 मंदिर हैं और जो बड़े बड़े स्थान हैं, बाबा स्वामी आत्मानंद महाराज वहाँ मानती रहते हैं, पूजा करते हैं। हमारे यहाँ लगभग 80 से 90 मंदिर बने हुए हैं। हर मंदिर के साथ में कुआं भी है और हर मंदिर में पूजा होती है। किसी भी जाति के लोग जाकर पूजा करते हैं, अपनी मान्यता मांगते हैं। गांव में भूमि सेन मंदिर, बाबा तुरंतनाथ और राम जानकी मंदिर भी है। इन मंदिरों में लोगों की गहरी आस्था है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। 2 बैंक के कर्मचारी तरुणा विधे और सुशीला मीणा गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक दशक से गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए एक स्कूल चला रहे हैं। देखिए रिपोर्ट हमारी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मुझे प्रभु राम के अयोध्या में विराजमान होने के बाद पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोंडा तो अयोध्या से सटा हुआ जिला है और अयोध्या धाम के विकास का सर्वाधिक लाभ अगर किसी जनपद को प्राप्त हो रहा है, वह जनपद हमारा गोंडा ही है। इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। होली के पहले एक बार फिर से 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हमारे जनप्रतिनिधि आपके जनपद के, जिनकी मेहनत से, जिनके परिश्रम से ये सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, इसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत में हम रह रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसने दुनिया में भारत के 140 करोड़ लोगों के सम्मान को बढ़ाया है, उनके गौरव को बढ़ाया है, तो देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल भी दिया है। आतंकवाद, नक्सलवाद सब समाप्त। अब देश सुरक्षा की नहीं बल्कि समृद्धि की एक नित नए प्रतिमान को गढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है।
आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में अपना स्थान बनाया है। और आज मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। भारत मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और दुनिया के सिरमौर बनकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होगा। बहनों और भाइयों, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोंडा भी आवश्यक है। और विकसित गोंडा के लिए ही यहां की सड़कों को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए ही गोंडा में मेडिकल कॉलेज दिया गया है। विकसित भारत के लिए ही ये 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां पर आई हैं। विकसित भारत के लिए ही बनटांगिया समुदाय को आजादी के बाद पहली बार इस डबल इंजन सरकार ने न्याय देने का काम किया है। विकसित भारत के लिए ही आज हम बाढ़ की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपके पास आए हैं। और विकसित भारत के लिए ही 4 दशक से लंबित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा करने का काम हुआ है। बहनों भाइयों, कोई सोचता था कि श्रावस्ती भी वायु सेवा से जुड़ेगा? कल ही मैं याद कर रहा था, कल ही मैं देख रहा था, श्रावस्ती में वायु सेवा शुरू हो गई। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। गोंडा को हम 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, अयोध्या से जोड़ने की एक बड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग पर 8000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 8000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ में आपका गोंडा जनपद भी आता है। बहनों भाइयों, विकास ऐसे आगे बढ़ता है। विकास के लिए उस प्रकार का कार्य और उस प्रकार के लोग, आप अनुमान करिए आपके एक वोट ने कैसे देश की तकदीर को बदल के रख दिया। पहले भी आप वोट देते थे, जिन लोगों के लिए वोट देते थे, जिनको वोट देते थे, उनको राम के नाम से भय होता था, राम के नाम लेने में ही संकोच होता था। आपका पर्व और त्योहार आता था, वे कर्फ्यू लगा देते थे, अराजकता फैलाते थे, आपकी आस्था पर प्रहार करते थे, आप ही का वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल करते थे, आपकी सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, नौजवानों के रोजगार में सेंध लगाते थे, किसानों की खुशहाली को रौंदने का कार्य करते थे, व्यापारियों के यहां डकैती डलवाते थे। लेकिन आज बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुआ है। आज डबल इंजन की सरकार है तो आपकी आस्था को भी सम्मान है। डबल इंजन की सरकार है, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था। इससे पहले मैं गोंडा में आने के पहले लगभग 100 नौजवानों को डिप्टी एसपी और डिप्टी कलेक्टर का नियुक्ति पत्र वितरण करके लखनऊ से आया हूं। ये उत्तर प्रदेश के नौजवान। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।